स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम फिर एक नए अध्याय के साथ आए हैं। आज का हमारा जो अध्याय है क्लास 12वीं का पहला अध्याय है और क्लास 12वीं का जो हिंदी दिगंत भाग 2 है उसमें दो पार्ट में दिया गया है। पहला है जो गद्य दिया हुआ है, पहला गद्य दिया हुआ है और दूसरा पद्य दिया हुआ है। तो आज हम गद्य को आप लोग पढ़ लेते हैं, आज हम पद्य के बारे में पढ़ेंगे और पद्य के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा पहला पद्य है उसमें जो पहला चैप्टर है कड़वत के नाम से है, उसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद कड़वत को जिस कवि ने लिखा है उसके बारे में जानेंगे। तो कड़वत को लिखने वाले हमारे जो कवि हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा कड़वत लिखा गया है। कड़वत मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। और कड़वत के बारे में हम जानने से पहले थोड़ा सा क्या होता है कि 12वीं में जाने के बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है और परीक्षा थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिस वजह से हम लोग कड़वत को जानने से पहले, अपने पद्य को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कवि के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा जो भक्ति काल है उसको दो भागों में बांटा गया था, पहला सर्वभक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद जायसी जी का जन्म 1498 ईस्वी के आसपास इनका जो जन्म है। पहले क्या होता था कि लोग बस सन ही लगभग में याद किया करते थे, डेट वगैरह नहीं याद रहता था, जिस वजह से इनका डेट नहीं दिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म है 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1498 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनका जन्म स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश में जायस जगह है, उसी स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिता हैं उनका नाम है मलिक शेख ममरेज, ये भी याद रख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि राइटर जो कवि हैं, कवि के नाम से पिता का नाम तो कवि द्वारा लिखी गई और जो रचनाएं हैं उनके बारे में, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और उन्होंने उनका जन्म स्थान देखिए यहाँ पर जायस नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है और एक और इनके पिता का नाम है यहाँ पर मलिक राजे अशरफ। इनके पिता का एक और नाम है मलिक राजे अशरफ। उसके बाद पिता का कोई भी नाम आपको परीक्षा में दे सकता है, शेख मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। मलिक दोनों में भी सेम है और बस यहाँ पे राजे अशरफ है और यहाँ पे शेख ममरेज है। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह कुरूप और काने थे, मतलब उनका जो शरीर का बनावट है वो सुंदर नहीं था, चेहरा सुंदर नहीं था और जो काने थे मतलब एक कान से उनको सुनाई नहीं देता था। उसके बाद देखते हैं चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था। उनका चेहरा जन्म से ऐसा नहीं था, जब उनको एक बीमारी हुआ चेचक जिसके कारण उनका चेहरा पूरी तरह से रूपहीन हो गया। और उसके बाद में तथा बाईं आंख और बाईं कान से वंचित थे, मतलब बाईं आंख से उनको दिखाई नहीं देता था और बाईं कान से उनको सुनाई नहीं देता था। उसके बाद उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है रचना पद्मावत महाकाव्य सबसे बड़ा महाकाव्य है और जो है आदिकाल का सबसे बड़ा महाकाव्य पद्मावत लिखा है उन्होंने। फिर उसके बाद अग्रावत है, फिर आखिरी कलाम के बाद कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित जो है यहाँ पर प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। अग्रावत है, आखिरी कलाम है, पद्मावत है, कहरनामा है, उसके बाद चित्ररेखा है, कन्हावत है, आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ
जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो के द्वारा रचा गया है। उसके बाद आगे है मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1548 ईस्वी के करीब हुई। 1492 में के लगभग जन्म हुआ और 1548 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि कहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि भी कहते हैं। ये हो सकता है कि किस कवि को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी आप बिना सोचे बिना विचार किए अगर आपको याद रहेगा, आप समझे रहेंगे चीजों को, तो तुरंत आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तुरंत आप लगा देंगे मलिक मोहम्मद जायसी। उसके बाद बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में, कवि के बारे में। उसके बाद अब इसमें जो पंक्ति दिया गया है उन पंक्तियों के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है। यहाँ पर है इस पाठ में 2 करवत प्रस्तुत किया गया है। जो हमारा पद मिलेगा उसमें 2 करवत प्रस्तुत किया गया है। पहला करवत है पद्मावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा करवत है पद्मावत के आखिरी छंद से लिया गया है। 2 छंद उसमें मौजूद है। पहला है प्रारंभिक, जो है वह पद्मावत के प्रारंभिक छंद से लिया गया है और दूसरा जो करवत लिया गया है वह पद्मावत के आखिरी छंद से लिया गया है। प्रथम करवत में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख से अंधेपन के बारे में कहते हैं। यहाँ पर जो पहला करवत कवि के द्वारा लिखा गया है उसमें कवि अपने रूपहीनता एक आंख से अंधेपन के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वह एक आंख से अंधे होते हुए भी इस जग को जानने का प्रयास कर रहे हैं और जो घटनाएं घट रही हैं उसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। देखिए, भले उनका रूप कैसा भी हो, भले उनको सुनाई नहीं दे रहा है, भले उनका एक हाथ से उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रूप से अधिक, यहाँ पर रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। रूप से कोई मतलब नहीं है, उनका गुण जो है वह अपने गुण से पद्मावत जो उनकी रचना है उसके माध्यम से अपना ध्यान जो है दूसरों का ध्यान अपनी तरफ लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो करवत है, दूसरे करवत में क्या किया गया है? दूसरे करवत में कवि अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। मनुष्य मर जाता है पर उसकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाती है। ऐसा कवि द्वारा लिखा गया है जो बहुत ही मायनों में सत्य है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे हमारे जो देशभक्त जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जितने भी लोग थे वह भले ही मर गए हैं लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वह हमारे पीछे कीर्ति सुगंध की तरह पड़े हुए हैं। हम उनके बारे में जानते हैं, उनसे सीख लेते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को हमें यह प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने जिस तरह से देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, हमें भी जब भी मौका मिलेगा हम पीछे नहीं रहेंगे। उनकी कीर्ति हमारा पीछा करती रहती है और हमें जगाती रहती है, बताती रहती है, समझाती रहती है। उसके बाद आइए अपना जो हमारा पहला करवत है उसको देखते हैं। पहला करवत ऐसा आप लोगों की किताब में दिया गया होगा और ऐसा करवत जो है किताबों में दिया गया है। पहला में कवि ने द्वारा बताया गया है। कवि अपने गुरुओं के बारे में बताता है, अपने रूप को दबा के अपने गुरु के बारे में बताता है। पहला करवत में हम देखेंगे, देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जेन कवि सुनी चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक पिंड दिया। देखिए, हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जेहि कवि सुनी चांद जैसे जग विधि अवतारा दिन कलंक पिंड उजियारा जग सूझा एक ही नैना उहाँ सुख असनक तमा जो लगी अम्ब ही
बसाई न सोई, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु सूझ अपारा। जो सुमेर त्रिशूल विनाशा, भागंचन गिरि लाग आकाशा। ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, ऐसे इसलिए पढ़ सकते हैं याद करने के लिए। अगर जवलहि घड़ी कलंक न पारा, कांच कोई नहीं कंचन कारा। एक नैन जस दर्पण, और देहि निर्मल भाव। सब रूपवंत कहीं मुख, जो वही कहीं चाहो। इसके बाद में इसका अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए बताया जाता है कि थोड़ा सा रोचक हो जाए, और रोचक होने के बाद आसानी से आप समझ सके। तो पहला करवत का हम यहाँ पे अर्थ आप प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे उसके बारे में। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोए भी मोहा थे कभी सुनी। इसका पदार्थ आपको भावार्थ बताएंगे। यहाँ पर जब भी आप लिखिए कोई भी पंक्ति हो, तो सबसे पहले हमें इन चीजों को शामिल करना ही होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अंश हैं। हमेशा हम ध्यान रखेंगे इन चीजों का कि जब भी कोई भी पंक्ति हो, अगर उसका भावार्थ हमें प्रस्तुत करना हो, उसका भावार्थ हमें बताना हो, तो हम हमेशा इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य का अंश है। उसके बाद जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए, यहाँ पर कवि कहते हैं, दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे एक नैन, तो यहाँ पे कवि कहते हैं एक नैन के होते हुए भी जैसे गुरु गुड़ी गुणवान है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कवि किसके पास एक नैन है? कवि के पास है। कवि का एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है और एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तो बचा एक दाई वाला, बाई आंख से हमने पहले ही बताया था कि बाई आंख से जो कवि है वह देख नहीं पाता और बाई आंख से ही उसको बाई कान से उसको सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ पे एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, मतलब एक नैन के होते हुए भी जैसी गुड़ी है, गुणवान है। आंख से मतलब नहीं है, कान से मतलब नहीं है, आपके पास कितना गुण है, कितना आप अपने अंदर शिक्षा को समाहित किए हुए हैं, इस चीज का मतलब रखते हैं कवि और बताते हैं कि आंख कान से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित है पंक्ति, इसमें कह रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जैसे गुणी है, गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। मोहम्मद गुरी कह रहे हैं कि वह एक आंख के अंधे हैं, लेकिन उनके अंदर गुण विद्यमान है, वह गुणों से भरे हुए हैं। जो भी इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की जो भी उनके काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है, उनको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, वह पढ़ने पर सोचने पर विवश कर देते हैं। तो इसमें है पहला पंक्ति है उसका भावार्थ कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, मोहम्मद गुनी के पास, मोहम्मद जैसी जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं उनके पास एक आंख है फिर भी वह गुणवान है। सोई भी मोहा जय कभी सुनी, उनके पास एक आंख है फिर भी वह गुणवान है और जो उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है, वह मंत्र मुग्ध हो जाता है। पहला पंक्ति अगर आपको समझ में आया तो फिर दूसरा पंक्ति हम समझाने का प्रयास करते हैं और दूसरा पंक्ति हम लोग देखते हैं। दूसरा है चांद जड़ित जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। जग सूझा एक ही नैनाहा, उहा सूख अस नख तन माह। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, चांद जड़ित जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। जग सूझा एक ही नैनाहा,
उसके बाद प्रस्तुत हमेशा हम लोग लिखेंगे, अगर कोई भी पंक्ति हो तो हम लोग हमेशा यही भावार्थ लिखेंगे, क्योंकि पूरा भावार्थ देगा नहीं कि कोई भी पंक्ति कहीं से भी बीच से उठा सकता है, शुरू से 4 लाइन, बीच से 4 लाइन, कहीं से कुछ भी। तो हम लोग यही लिखने का प्रयास करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन कवि कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि भगवान ने उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है, फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह जो ईश्वर है, जो भगवान है, वह कवि को चंद्रमा के समान ही करके भेजे हैं। जिस तरह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा सबको सुंदर लगता है, सबको अच्छा लगता है, रात में चंद्रमा की जो रोशनी है वह लोगों को मनमोहित कर देती है, लेकिन चंद्रमा में चांद भी दाग है, उसी तरह कवि में भी दाग है। दाग ये है कि कवि का एक आंख जो है नहीं है और एक कान से कवि नहीं सुन सकते, उसी तरह जिस तरह से चंद्रमा में दाग है कवि में भी दाग है, लेकिन कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। उनका जो काव्य है वह पूरे संसार में उनके द्वारा लिख के पूरे संसार में फैला रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को सीख रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र, दूसरी जो पंक्ति है उसका हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। जिस प्रकार शुक्र, जो शुक्र नक्षत्र है, अन्य नक्षत्रों के बीच रह के उदित रहता है, चमकता रहता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। कहने का मतलब ये है कि आंख भले ही कवि का एक नहीं है, लेकिन इस दुनिया को, इस संसार को एक आंख से ही भली भांति वो समझ गए हैं और समझकर उनके बारे में अपने काव्य में जो है लिखने का प्रयास किए हैं, लोगों के गुण, लोगों के व्यवहार। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, हमारा जो अगला पंक्ति है, जो लही अम्बहि डाभ न होय, जो लही अम्बहि डाभ न होय, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसको ऐसे पढ़ते हैं, जो लही अम्बहि डाभ न होय, जो लही अम्बहि डाभ न होय, तो लही सुगंध बसाई न सोई। उसके बाद इसका हम भावार्थ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है या पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाल मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब भी आम लगभग जनवरी महीने में जो है आम का जो नुकीली डाल है उसमें नुकीली जो आम, जो मतलब आम का फल मान सकते हैं शुरुआती दौर वाला, वह जब तक वह डाल नुकीली जो मंजरी नहीं होगी तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि समुद्र पानी जो खारा तो अति भय हो असूझ अपारा। कवि कह रहे हैं, इसमें भी एक बार इसको भी पढ़ने हो लेते हैं कि समुद्र पानी जो खारा तो अति भय हो असूझ अपारा। उसके बाद इसमें इस पंक्ति में जो कवि कहना चाहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र को
खारा पानी है, इसलिए वह अशुद्ध है, अपार है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से समुद्र में भी एक दोष है, दोष ये है कि वह पानी उसका जो है खारा है, खारा है, तभी वह इस जगत में, इस संसार में जो है इस संसार में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, सागर है, और सागर में जो है उसका पानी पूरी तरह से खारा होने के कारण बचा हुआ है, लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बचा हुआ है। अगर उसका उपयोग करते हैं तो फिर वह धीरे धीरे क्या होगा, समाप्ति की ओर चलेगा। जिस तरह से हमारे पास पीने वाले पानी की समस्या हो रही है, ठीक अगर वो भी पानी सही होता तो कहने का मतलब ये है कि कवि कह रहे हैं कि भले उनके एक आंख नहीं है, जिस तरह से समुद्र में एक दोष है कि समुद्र का पानी खरा है, इसीलिए वह बचा हुआ है, और तो यह उसका गुण है कि वह खारा पानी है तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक वैसे ही कवि का एक आंख भले ही नहीं है, लेकिन उनके पास गुण, उनके पास शिक्षा बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं। अगला पंक्ति है जो सुमेर शूल विनाशा था कंचन गिरि आग आकाशा। उसके बाद देखते हैं इसमें जो सुमेर त्रिशूल विनाशा था कंचन गिरि आग आकाशा। इसका भावार्थ है प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित परमावत महाकाव्य के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। जब तक जो सुमेरु पर्वत है उसको त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक सोने का नहीं हुआ। जब उसको नष्ट किया गया तो फिर वह पर्वत सोने का हो गया। आगे देखते हैं। अगला पंक्ति है कि जो लही घड़ी कलंक न परा कांच कोई नहीं कंचन करा। जो लही घड़ी कलंक न परा कांच कोई नहीं कंचन करा। भावार्थ है, हमेशा हम लोग लिखेंगे इसी को कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घेरिया मतलब सोना गलाने वाला पात्र, घेरिया होता है सोना को जिसमें गलाया जाता है, सोना को जिसमें पिघलाया जाता है, उसे घेरिया बोलते हैं। घेरिया वही सोना गलाने वाला पात्र है, में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्चू धातु सोना नहीं बनता। यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घेरिया होता है सोना गलाने वाला पात्र, और में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु से सोना नहीं होती। जब तक उस जो है घेरिया में सोना गलाने वाले पात्र में अगर सोने को गलाया नहीं जाएगा, तब तक वह कच्ची धातु से सोना नहीं बनेगा। अगला है जो नहीं घड़ी कलंक न परा कांच कोई नहीं कंचन करा। कह रहे हैं जो नहीं घड़ी कलंक न परा कांच कोई नहीं कंचन करा। इसका भाव है, कवि कह रहे हैं, हर एक पंक्ति में हम लोग लिखेंगे पंक्तियों या पंक्ति जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम लोग उसको लिख देंगे, पंक्तियां लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत पंक्तियां लिखना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश से है, जिसमें कवि कहते हैं कि इतना हमेशा लिखेंगे, कोई भी रहे, कवि कहते हैं कि जब तक घेरिया सोना गलाने वाला पात्र में सोना को नहीं गलाया जाता है, तब तक वह
सोना नहीं होता। देखिए दोनों को मिला के, दोनों जो पंक्ति है, दोनों पंक्तियों को मिला के एक किया गया है और एक ही पंक्तियों में दोनों का अर्थ समझाने का प्रयास किया गया है। अगला है एक नयन जस दर्पण और ही निर्मल भाव सब रूपवंत कही मुख जो वही कई चाव। एक नयन जस दर्पण ते निर्मल भाव सब रूपवंत कही मुख जो वही कई चाव। उसके बाद है इसका भावार्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल है, स्वच्छ है और भाव वाले हैं। उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो समय लिखना है, उसके आगे समझना है कि वे एक नयन के होते हुए भी उनके पास एक आंख है, वो एक आंख से होते हुए भी कभी जो है दर्पण की तरह निर्मल है और स्वच्छ भी है और भाव वाले भी हैं। तीन है यहाँ पे, निर्मल है, स्वच्छ है, भाव वाले हैं। और इनकी इसी गुण की वजह से, जो निर्मल स्वच्छ होने का जो इनका गुण है, इसी गुण के वजह से इनको बड़े बड़े रूपवान, गुण इनका निर्मल स्वच्छ तो है ही है, लेकिन ज्ञान से भरे हैं, ज्ञान से ओतप्रोत हैं, जिस वजह से इनके गुणों की वजह से बड़े बड़े रूपवान इनके पैर पकड़ लेते हैं, इनके चरण पकड़ लेते हैं और चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए मुख की तरफ ताका करते हैं। कि जैसे उनका चरण पकड़ लेते हैं, चरण को पकड़ने के बाद सोचते हैं कि वह भी हमें हो सकता है कुछ ज्ञान दे, कुछ समझाएं, जिससे हम लोगों का भी विकास हो जाए। तो कभी हमेशा यही प्रयास करते हैं, यही निर्मलपन है उनके अंदर, ज्ञान पूरी तरह से भरा हुआ है, भले ही रूपहीन है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि जो बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सांवला हो, काला हो, अगर पढ़ने में तेज हो, तो फिर लोग उससे नफरत करते हैं, लेकिन वह अपने ज्ञान से एक दिन ऐसा दीपक जलाता है कि सारे लोग को मंत्रमुग्ध कर देता है और सारे लोग उसके पास आकर उसका पैर पकड़ते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। पैर पकड़ने का मतलब है कि उसके अधीन हो जाना, कि उसके द्वारा कही गई बातों को सुनना और उसका अनुसरण करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला जो है यहाँ पे शब्दार्थ है, और शब्दार्थ को आप लोग ये भी किताब में दिया हुआ है कि गुणी मतलब यहाँ पे देखिए, गुणी का मतलब होता है गुणी, गुणवान, गुणशाली। सोई का मतलब होता है वही। जेई का मतलब होता है जिसने। जैस का मतलब होता है जैस दिया हुआ था, जैस का मतलब होता है जैसा। जग का मतलब होता है संसार। विधि का मतलब होता है ईश्वर। विधि का विधान मतलब कहते हैं ना कि जो विधि का विधान होगा वही होगा। विधि का विधान मतलब जो ईश्वर पहले से लिख चुके हैं, जो ईश्वर पहले से तय कर चुके हैं, वही होता है। उसके बाद अवतारा का मतलब होता है अवतरण दिया या जन्म दिया। उसके बाद दिन का मतलब होता है दिया। सूर्य का मतलब देखा। हुआ का मतलब उदित। हुआ का मतलब उदित। उसके बाद है हुआ का मतलब उदित। उसके बाद में यहाँ पे सुख। सुख का मतलब होता है सुख जो ग्रह है, नक्षत्र है, वह है। उसके बाद नक्तम महा का मतलब होता है नक्षत्रों के मध्य रहने वाला। उसके बाद जो नहीं मतलब जब तक। अम्मही आम। आम में जाम मतलब आम का नुकीलापन, फूटती हुई मंजरे। त्रिशूल का मतलब होता है त्रिशूल। घड़ी का मतलब होता है घड़िया। घड़िया जिसमें 16 तार कोयला वाला, जिसमें एक पात्र होता है जिसमें कोयला डाला जाता है। कोयले की आग से उस सोना को तपाया जाता है। उसके बाद कांच का अर्थ हुआ कोयला। कांच निकलन का अर्थ हुआ कोयला, और कांच का अर्थ हुआ कच्ची धातु, कच्चा बिना तपाया हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं
ऐसे ही करके किताब में दिया हुआ है, क्या है उसको याद कर सकते हैं। कांच या कच्ची धातु, उसके बाद कड़ा का मतलब होता है खरा, कड़ा या कठोर। निर्मल का मतलब निर्मल, मैल से मुक्त या साफ। प्रेम मतलब होता है प्रेम। पीर मतलब होता है पीड़ा। रकत मतलब होता है रक्त। ले मतलब गोल। मपु मतलब मुझे। कीर्ति मतलब कीर्ति। और उसके बाद के मतलब किसने। और बेचा मतलब बेचा या बेचा गया। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला जो हमारा दूसरा कड़वक है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हमारा जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम कड़वक के जो दूसरा भाव है, दूसरा पंक्ति, उसके बारे में हम लोग उसका भाव जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।